सो गाइस, जीएसटी का एक बेसिक आइडिया आपको मिल गया होगा। इंट्रोडक्शन वाले हमारे सेशन में हमने डिस्कस किया कि जीएसटी क्या है, क्यों ये आया जीएसटी। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होता है। देखिए, प्रैक्टिकल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो हम नेक्स्ट वाले सेशन में कवर कर लेंगे। ये वाला सेशन ना थोड़ा थियोरेटिकल होगा। थ्योरी पढ़ना जरूरी क्यों है? क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है? जीएसटी रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर लिमिट क्या होती है? कितने दिन में जीएसटी आपका रजिस्टर होता है? कौन कौन से सेक्शन में जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है? तो देखिए, प्रैक्टिकली तो मैं पोर्टल पे जाके आपको सिखा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकली जाने से पहले एटलीस्ट आपको थियोरेटिकल पता तो होना चाहिए कि आप कौन से सेक्शन में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कोई क्लाइंट आपसे पूछने आ गया कि मेरा दिल्ली में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर है, मुझे JNK में चाहिए, जम्मू में चाहिए, मुझे हिमाचल में, मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ, क्या मेरे को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है या नहीं लेना है? कैसे पता चलेगा? जब तक आप उसकी थ्योरी को नहीं पढ़ोगे, सेक्शंस को एनालाइज नहीं करोगे, प्रोविजंस को नहीं समझोगे, कैसे पता आंसर आप दे पाओगे इन क्वेश्चंस का? मेरा एक बिजनेस दिल्ली में चल रहा है, मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं, मेरा लैपटॉप का बिजनेस चल रहा है दिल्ली में, मैं लैपटॉप बेचता हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं ना टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज देना भी स्टार्ट करूं। लैपटॉप तो मैं बेचता ही हूं, मेरी शॉप है, मैं टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस देना भी स्टार्ट करूं। क्या मैं उसी जीएसटी नंबर पे कर सकता हूं या मैं सेपरेट जीएसटी नंबर चाहिए मेरे को? क्या एक स्टेट में 2 जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? मैंने अपना बिजनेस दिल्ली से तमिलनाडु शिफ्ट कर दिया। दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग करता था मैं, अब मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ना वो तमिलनाडु में शिफ्ट कर दी। क्या मुझे तमिलनाडु में भी लेना पड़ेगा जीएसटी नंबर? नहीं लेना पड़ेगा। इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे दोगे आप? जब तक आप थोड़ा देखो, ज़्यादा मैं थ्योरी में जाता नहीं हूँ, ज़्यादा आपको लॉ नहीं समझाऊंगा, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कल को आपका क्लाइंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, या क्लाइंट को छोड़ो कोई भी पर्सन आके आपसे क्वेश्चन पूछ दे, तो आप उसका एटलीस्ट आंसर तो दे सको। आ जाओ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन समझते हैं। और रजिस्ट्रेशन हम कहाँ से समझेंगे? देखिए, पहले ही मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ छोटा सा। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो नोट्स हैं, बुक्स हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं फेयरली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए। बस रेफरेंस के लिए ये नोट्स आप रेफर कर सकते हो। बाकी एनालिसिस तो मैं बताऊंगा ना आपको। एनालिसिस आप इसमें से थोड़ी पढ़ोगे। आ जाओ, सबसे पहले देखो, सेक्शन समझ लो कौन कौन से सेक्शंस होते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के, और साथ में रूल्स भी होते हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ समझा के चलूंगा। पहले सेक्शन समझो। सेक्शन नंबर 22 जो होता है, अभी कौन सा सेक्शन? CGST एक्ट का, CGST एक्ट का, ठीक है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 22 के अंदर आप पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कौन पर्सन लायबल होता है, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कौन पर्सन लायबल होता है। सेक्शन 23 में हम पढ़ते हैं पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सेक्शन नंबर 24 में हम पढ़ते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस, आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, आपको कराना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 25 हमारा बोलता है प्रोसीजर, बताता है सेक्शन 25 प्रोसीजर क्या होगा आपका रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। सेक्शन 26, अच्छा ये वाला पोर्शन तो हम लाइव अपना डेमो में कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कि कैसे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होता है। पार्ट ए पार्ट बी क्या होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से फॉर्म्स आपको चाहिए होते हैं, राइट। सेक्शन नंबर 27 स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ये 2 टाइप्स के पर्सन अलग होते हैं, इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो सेक्शन 22 में नहीं होता, वो कहाँ पर होता है? सेक्शन नंबर 27 में होता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 28 है, जहाँ पर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे, आपको कोर फील्ड क्या होते हैं, नॉन कोर फील्ड्स क्या होते हैं, अमेंडमेंट कैसे करनी होती है, वो हम समझेंगे सेक्शन नंबर 28 के अंदर, वो सारी चीज़ें बताई हुई है। सेक्शन नंबर 29 जो होता है वो हमारा कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड सेक्शन नंबर 30 हमारा जो होता है वो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो आपका सेक्शन 29 में कैंसिल हुआ उसका रिवोकेशन आप यहाँ पर करा सकते हो। इसके साथ में रूल्स कौन कौन से होते हैं? अब रूल्स हम कौन से पढ़ रहे हैं? CGST के रूल्स, CGST के रूल्स, इनकी बात हो रही है। रूल नंबर 9 होता है आपका, एंड रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 के अंदर आप एप्लीकेशन मूव करते हैं, और रूल नंबर 9 के अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर होता है वो अप्रूव करता है आपकी एप्लीकेशन को। बोलिए जी, ये तो छोटा सा मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दे दिया कि भाई ये सारे सेक्शंस और ये रूल्स होते हैं जिसके अंडर हमको काम करना होता है। इसके अंदर ही हमारा सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कवर किया जाता है जीएसटी के अंदर। चलिए, अब आपको जो है, अब आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा और नीचे बेसिक जाके समझेंगे। ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, वैसे आईसीआई के नोट्स हैं, आप वेबसाइट से भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप यूज़ कर ले सकते हैं। और ये फेयरली मैं बस एजुकेशन पर्पस के लिए और रेफरेंस के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है भाई। कॉपीराइट किसी और का हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए,
और अच्छे नोट्स हैं, आप रेफ़र कर सकते हो। बट इसमें ना कुछ कुछ अपडेट्स हैं जो इसमें नहीं है, वो मैं आपको ग्रेजुअली बता दूंगा। अपडेट्स क्योंकि आती रहती हैं, इसके अंदर नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। टाइम लिमिट जो होती है ना, वो टाइम लिमिट चेंज होती रहती हैं। जैसे 15 डेज़ की जगह 7 डेज़ हो गया। अभी जो है कोरोना चल रहा है, तो उसमें उन्होंने थोड़ी सी टाइम लिमिट बढ़ा दी है। रूल नंबर 9 के अंदर आपकी टाइम लिमिट कब तक कर दिया है, डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो 31 मई तक आपका अप्रूव कर सकता है। तो वो टाइम लिमिट थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, वो रूल्स के अंदर होती हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी इज पेन बेस्ड। पेन बेस्ड का मतलब क्या होता है, आपका जीएसटी जो ना वो पेन बेस्ड होता है। आपका जीएसटी नंबर की स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स जो होती हैं वो क्या होता है, आपका स्टेट कोड होता है। आपका स्टेट कोड होता है, जैसे कि 07 स्टेट कोड होता है दिल्ली का, इसी तरीके से 06 हरियाणा का, 08 राजस्थान का। और ये स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स जो होती हैं, आप कोई सा भी जीएसटी नंबर देखो, स्टार्टिंग की 2 डिजिट्स आपकी क्या होंगी, स्टेट का कोड होती हैं। उसके बाद आपका पैन नंबर होता है, और उसके बाद में आपकी कुछ अदर ब्रांच वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है। टोटल कितने डिजिट्स का होता है, 15 डिजिट्स का आपका जीएसटी नंबर होता है, जिसमें ये इस स्टेट कोड के बाद में आपका ये पैन नंबर होता है, आपका पैन नंबर होता है। यानी पहली चीज़ तो ये आती है कि डिफरेंट पैन के लिए आपको, अगर आप देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि 2 प्रोप्राइटर थे। मान लीजिए मेरा एक प्रोप्राइटर बिजनेस था, प्रोप्राइटर से मैं चला गया पार्टनरशिप में, या फिर मैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर चला गया ना। क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर दूसरा होता है, क्या मैं उसी जीएसटी नंबर से कंटिन्यू कर सकता हूँ? आंसर दो मुझे। पहली चीज हमने क्या सीखी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है। अगर आपका पैन नंबर ही चेंज हो रहा है तो जीएसटी नंबर तो चेंज, आंसर दो, होगा ही होगा। सो अगर मैं प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में जाता हूं, पार्टनरशिप का एक सेपरेट पैन होता है, आपको अगर पता हो तो पार्टनरशिप का हमको सेपरेट पैन लेना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म का। तो अगर हम कन्वर्ट करते हैं अपना नेचर ऑफ बिजनेस, तो उस केस में हमको डिफरेंट जीएसटी नंबर की जरूरत होगी। क्वेश्चन आता है कैसे, जो पुराना वाला है उसकी असेट्स को कैसे ट्रांसफर करेंगे? वो जीएसटी पोर्टल के ऊपर ही होता है। जब आप कैंसिल करोगे ना पुराने वाले जीएसटी नंबर को, अपना इंडिविजुअल वाले जीएसटी नंबर को, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन आता है। तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने नए वाले फॉर्म के जो इनपुट है उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको ऑडिट करवाना पड़ सकता है, किसी सीए का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे लेना पड़ सकता है, ठीक है। वो तो खैर बात की बात है, आपको तो पहले कंसेप्ट में समझाता हूँ, ठीक है। पैन वाइज हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आता है स्टेट एंड स्टेट स्पेसिफिक। स्टेट स्पेसिफिक होता है, स्टेट स्पेसिफिक। मैंने जो कि आपको पहले अपना एक क्वेश्चन ये पूछा था, दिल्ली में मेरी मैन्युफैक्चरिंग होती है, दिल्ली से मैं भेजता हूँ माल। दिल्ली से कुछ रीजंस की वजह से मैंने उसको शिफ्ट कर दिया, कहाँ पर, तमिलनाडु। अब मैं तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, तमिलनाडु से जो है गुड्स भेजता हूँ। मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, मैन्युफैक्चरिंग मेरी तमिलनाडु में होती है। क्वेश्चन ये आता है गुड्स की मूवमेंट कहाँ से होगी, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तमिलनाडु में होगी। सो क्या तमिलनाडु के लिए मुझे एक सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? आंसर इज यस, आंसर इज यस, ले लो, बेनिफिशियल रहेगा। सो स्टेट स्पेसिफिक एंड पैन स्पेसिफिक। अगर आप दूसरे, या फिर मान लीजिए मैंने पूरा बिजनेस से शिफ्ट कर दिया, दिल्ली से मैंने नोएडा में शिफ्ट कर लिया, नोएडा में इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर मैंने जाकर के अपना बिजनेस शिफ्ट कर लिया, अपना ऑफिस मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर लिया। क्या मुझे दूसरा जीएसटी नंबर चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए, क्योंकि नोएडा का मेरा स्टेट कोड क्या है, नोएडा यूपी में पड़ता है ना, यूपी का स्टेट कोड 09 है। अगर मैं 07 से बेचूंगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम वैसे भी आएगी, तो वहाँ पर मुझे एक डिफरेंट जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट ज़रूरत होगी, ठीक है। 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ और मुंबई में मैं अपनी ब्रांच खोलना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में मैं अपनी एक ब्रांच खोलना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में, साथ में तमिलनाडु में भी, 3 स्टेट्स में मैं अपनी ब्रांचेस खोलना चाहता हूँ। दिल्ली में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, बाकी 2 स्टेट्स में मेरा ब्रांच ऑफिस होगा। तो क्या मुझे ब्रांच के लिए सेपरेट जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, 1 रजिस्ट्रेशन पर स्टेट। गुड्स की मूवमेंट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स मूवमेंट के लिए इट इज एडवाइजेबल कि आप हर स्टेट का एक डिफरेंट जीएसटी नंबर हो आपके पास। नेक्स्ट हमारा है हाउएवर अ बिजनेस एंटिटी हैविंग सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस। अब इसको पढ़ने से पहले मुझे यहाँ पर एक आंसर चाहिए आपसे, यहाँ पर मेरे को आपसे एक आंसर चाहिए। क्या दिल्ली में मेरी 2 ब्रांचेस हैं? दिल्ली में एक ब्रांच मेरी रोहिणी में है, एक ब्रांच मेरी ओखला में है। दिल्ली के अंदर मेरी 2 ब्रांच है, एक मेरा हेड ऑफिस है, एक मैंने ब्रांच खोली। पॉसिबल है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ आपको। या फिर किसी, आप अपना स्टेट लीजिए, आपके स्टेट में 2 ब्रांचेस हैं। क्या 2 ब्रांचेस के लिए मैं डिफरेंट जीएसटी नंबर ले सकता हूँ?
दो ब्रांचेस के लिए। अब एक ही स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट चेंज थोड़ी हुआ हमारा, स्टेट भी सेम है, पैन भी सेम है, देखो ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। क्या मैं एक स्टेट के अंदर ही दो जीएसटी नंबर ले सकता हूँ? अब पढ़ो, इसका आंसर आपको यहां मिलेगा। However, a business entity having separate place of business in a state may obtain separate registration for each of its place of business। पॉइंट समझे? मान अगर मेरे सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस हैं, एक मेरा रोहिणी में है, दूसरा मेरा ओखला में है, ये दोनों दिल्ली के अंदर जगह के नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। एक मेरा रोहिणी के अंदर है, एक मेरा ओखला के अंदर है, तो क्या मैं दोनों के लिए सेपरेट जीएसटी नंबर ले सकता हूं? तो पहले तो क्वेश्चन आएगा क्यों लो, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं चाहता हूं मेरा दिल्ली का मैं अपना सब कुछ रोहिणी का अलग रखूं, ओखला का अलग रखूं, मैं तो इसलिए लेना चाहता हूं, वो तो मेरी हेडेक है ना। क्या ले सकते हो? लॉ अलाउ कर रहा है, लॉ कह रहा है बिल्कुल यस आप ले सकते हो, आप ले सकते हो। सेम ही बिजनेस है, बिजनेस वर्टिकल चेंज नहीं हुआ, बिजनेस वर्टिकल चेंज नहीं हुआ। यहां पर भी मैं टैक्स कंसल्टेंसी देता हूं, रोहिणी में भी मैं टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज देता हूं, ओखला में जो ऑफिस खुलेगा वहां पर भी मैं टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विस देता हूं। सेम स्टेट के अंदर क्या बात कर रहे हो? मैं दो एक स्टेट के अंदर दो रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं? यस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपका बिजनेस वर्टिकल डिफरेंट है तो देखो हो ही सकते हैं, वो तो स्टार्टिंग से चला हुआ आ रहा है लॉ के अंदर कि मान लीजिए यहां पर मैं टैक्स की सर्विस दे रहा हूं रोहिणी में, ओखला में मैं अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना चाहता हूं। वहां पर तो जब लॉ आया था ना 2017 में, तब से ये अलाउ है, वो तो बिल्कुल पॉइंट क्लियर है, वहां तो कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट अभी हम पढ़ रहे हैं ना कि सेपरेट बिजनेस है, अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है और सेम बिजनेस है, बिजनेस वर्टिकल सेम है, रोहिणी में भी जो मैं काम कर रहा हूं वही काम मैं ओखला में कर रहा हूं, तो पॉइंट ये है, वहां पर भी आप ले सकते हो। ये वाला जो पॉइंट आया ना, ये पॉइंट स्टार्टिंग में लॉ में नहीं था, ये एक नोटिफिकेशन के थ्रू ऐड किया गया था, ठीक है, मैंने क्लैरिफाई कर दिया आपको। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता था, स्टार्टिंग में आप तभी ले सकते थे एक स्टेट के अंदर जब आपका डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल होगा, गॉट माई पॉइंट। लेकिन बाद में इन्होंने इसको चेंज कर दिया और अब जो है आप ले सकते हो दूसरे, अगर सेम नेचर है, सेम काम कर रहे हो, तब भी आप दो जगह पर ले सकते हो, एक ही स्टेट के अंदर दो जीएसटी नंबर, सेम काम कर रहे हो तब भी, ठीक है। ये पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया आपका। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर इज कॉल्ड जीएसटिन, बोलते हैं हम इसको, जीएसटिन 15 डिजिट्स का नंबर होता है ना। सर्टिफिकेट ऑफ जीएसटी इनकॉर्पोरेशन देयर इन जीएसटिन इज मेड अवेलेबल टू एप्लीकेंट ऑन द कॉमन पोर्टल, जो तो हम रजिस्ट्रेशन में सीख लेंगे। कॉमन पोर्टल पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज नॉट स्टेट स्पेसिफिक, दैट इज सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल टैक्स, दैट इज सीजीएसटी नॉट टैक्स, मैं भी क्या बोल रहा हूँ यार, नॉट टैक्स स्पेसिफिक। इस पॉइंट को ध्यान से समझो, स्टेट स्पेसिफिक तो है, वो तो हमने समझ लिया, लेकिन टैक्स स्पेसिफिक नहीं है। टैक्स स्पेसिफिक मतलब जीएसटी के अंदर ना 3 लॉज होते हैं, हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था। जीएसटी के अंदर ड्यूअल टैक्सेशन चलता है, दो सरकार मिलकर के टैक्स लगाती है, एक सेंट्रल एक स्टेट, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो क्या मेरे को सेंट्रल में अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, स्टेट में अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है, आपका एक ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। टैक्स स्पेसिफिक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी स्टेट के लिए अलग, सेंट्रल के लिए अलग, ऐसे कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। वो इन्होंने लास्ट पॉइंट में क्लैरिफाई किया है। ओके जी, हम ये पॉइंट समझ में आ गया हमको, बेसिक्स पर्सन लायबल टू रजिस्ट्रेशन। और ये कौन सा सेक्शन है, ये हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 22 की, यहाँ पर बात होगी। पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन नंबर 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। कंफ्यूज मत होना, सीजीएसटी एक्ट की बात हो रही है, ठीक है। सो दोज हुज एक्सीड थ्रेशोल्ड लिमिट। अब थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, अभी नीचे समझेंगे कि थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। वैसे मैं बता देता हूँ, 40 लाख है गुड्स के लिए, 20 लाख है सर्विसेज के लिए। लेकिन यहाँ पर भी स्टेट स्पेसिफिक थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, जो कि अभी मैं नीचे बताऊंगा। जनरल देखो, आप हर स्टेट का तो ध्यान रख नहीं सकते, जीएसटी तो पूरे इंडिया में है। अब आप पूछो महाराष्ट्र तमिलनाडु का कितना है और नागालैंड, अब सारे स्टेट का ऑब्वियसली धीरे धीरे हो सकता है आपको एक बार आपको याद हो भी जाए कुछ टाइम बाद, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी याद हो सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए आप लिमिट क्या ध्यान रखो, गुड्स के लिए 40, सर्विसेज के लिए 20 लाख, ठीक है। हाँ, लेकिन क्लाइंट को एडवाइस करने से पहले, क्लाइंट को एडवाइस या फिर रिटर्न में कहीं देने से पहले एक बार चेक जरूर कर लेना। अभी आपको बताऊंगा पूरी लिस्ट जो है वो। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस ऑफ अकाउंट और सक्सेशन, ट्रांसफरी लायबल टू बी रजिस्टर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस। ये मैंने आपको ट्रांसफर वाला केस कौन सा केस होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मैं इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल के बाद में मैं किस में चला गया, इंडिविजुअल के बाद पार्टनरशिप फॉर्म हमने ओपन कर ली। सो मेरे को अपना बिजनेस ट्रांसफर करना है। सो बोल रहा है जो ट्रांसफरी है वो कब से लायबल होगा,
लाइबल टू रजिस्टर फ्रॉम द डेट ऑफ सक्सेशन ऑफ बिजनेस, जिस दिन वो बिजनेस उसने सक्सेशन किया है उस दिन से वो लाइबल हो जाएगा। और वो किस दिन से होगा? जिस दिन वो पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट होगी उस दिन हमारा बिजनेस क्या होगा? क्लोज होगा, और उस डेट को हम सारा का सारा जो ITC है वो ट्रांसफ़र कर देंगे पोर्टल पे जा करके। कहाँ कैसे किया जाता है वो? उसके लिए GSTR 10 फाइल करनी होती है। जो फाइनल रिटर्न फाइल करेगा ना, ये कौन? जिसने ट्रांसफ़र करा है पुरानी वाली इंडिविजुअल, तो उसको GSTR 10 में वो चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। इन केस ऑफ एमलगेमेशन या फिर डीमर्ज, सो ट्रांसफरी यहाँ पर लाइबल होगा टू बी रजिस्टर फ्रॉम द डेट ऑन विच रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशूड इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट गिविंग आफ्टर टू द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट एक्सेप्ट ऑर्डर टू हाई कोर्ट। यानी यहाँ पर आपको जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होगा कंपनी के केस में, ROC जो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट देगी उस डेट को रजिस्ट्रेशन की ऑब्लिगेशन जो है वो आती है। ठीक है। नो एग्रीगेट टर्नओवर का जो ये फॉर्मूला इन्होंने बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर, मैंने आपको बताया ना, एक सेकेंड इधर आओ, मैंने आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताया था 40 लाख और 20 लाख, ये क्या है? ये एग्रीगेट टर्नओवर है। एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर जाती है या फिर एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर जाती है। यहाँ पर भी प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है दिमाग में। चलो मान लीजिए 40 लाख की लिमिट मान के एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। 40 लाख की लिमिट है। अब 40 लाख की लिमिट में मान लीजिए आपका क्लाइंट है, वो एक्सपोर्ट भी करता है। पॉइंट ध्यान से सुनना, 35 लाख का तो वो डोमेस्टिक सेल करता है, 35 लाख की डोमेस्टिक सेल हुई पिछले साल में, 10 लाख की जो है वो एक्सपोर्ट हुई है, 10 लाख की एक्सपोर्ट हुई है। क्लाइंट आपके पास आया है, बोलता है सर मेरी ना 35 लाख की तो डोमेस्टिक सेल है जो कि मैंने इंडिया के अंदर करी है, बाकी मेरी 10 लाख की सेल जो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, और एक्सपोर्ट पे आपको पता होगा जीरो रेटेड सप्लाई होती है एक्सपोर्ट, वहाँ पर कोई भी GST नहीं लगता अगर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फर्निश कर देते हैं। पॉइंट समझ गए? एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाता है और उस पर GST काउंट नहीं किया जाता। वो हमारे पास आया, बोला सर मेरे को ये बताओ क्या मुझे रजिस्टर कराना है नहीं कराना है? हमने लिमिट्स पढ़ी, लिमिट में हमको कितना है? 40 लाख मान लो जिस स्टेट की हमने बात करी वहाँ पर 40 लाख की लिमिट है, 40 लाख का एग्रीगेट टर्नओवर। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या उस एग्रीगेट टर्नओवर में आप एग्जम्प्ट सप्लाईज को इंक्लूड करोगे? तो देखिए लॉ ने बिल्कुल स्पेसिफाई किया, लॉ ने बोला है एग्रीगेट सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाईज, इंक्लूडिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाईज और इंक्लूडिंग इंटरस्टेट सप्लाईज। यानी जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई है 35 लाख, उसमें आप जीरो रेटेड सप्लाई भी ऐड कर दो 10 लाख रुपए की, आपका कितना आ गई फिगर? 45 लाख रुपए। अब कंपेयर कर लो, क्या 40 लाख से ज्यादा है? हाँ है, तो क्लाइंट जी आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में आपको टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई, सारी सप्लाईज को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आया आपको? जी बिल्कुल समझ में आया, हमको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया कि जो लिमिट देखनी है टर्नओवर की वो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है। ओके जी, आ जाओ। अब थ्रेशोल्ड लिमिट समझ लो, जो मैं आपको बता रहा था ना 40 लाख 20 लाख कितनी है, वो लिमिट समझ लो अब ध्यान से। अब ये तो चार्ट आप डाउनलोड कर लेना, खैर ये नोट मैं आपको दे दूंगा, रिसोर्सेज से डाउनलोड कर लेना आप। सो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख की कहाँ पर है? ऑन बोथ गुड्स एंड सर्विस। यानी जो स्टेट ये लिखे हुए हैं ना, यहाँ पर चाहे आप गुड्स बेचते हैं चाहे आप सर्विस बेचते हैं, 10 लाख से ज़्यादा की अगर आपने बेची है पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कौन कौन से स्टेट्स हैं? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। कौन कौन से बोलो मेरे साथ? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। ये 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं। आपको पता होगा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पर 10 लाख की लिमिट बनाई हुई है गुड्स के लिए भी और सर्विस के लिए भी। क्वेश्चन आता है कि लिमिट कम क्यों बनाई हुई है? लिमिट तो कम है, देखो यहाँ पर 20 लाख है, उसके नीचे लास्ट में आपका 40 लाख और 20 लाख है। 10 लाख की लिमिट इन 7 सिस्टर्स बोलते हैं इनको, इसमें से ये 4 जो स्टेट हैं इनके लिए इन्होंने 10 लाख की लिमिट क्यों बनाई है? क्योंकि ये जो है ना बैकवर्ड एरियाज में आते हैं, यहाँ पर बिजनेस जो है ना इतनी जल्दी ग्रो करते नहीं है, तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि जिसकी लिमिट 10 लाख हो जाती है ना वो भी अच्छा खासा एक टैक्सेबल पर्सन बन जाता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिमिट कितनी बना दी? 10 लाख रुपए की। कौन कौन से स्टेट में? मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। यहाँ पर 10 लाख के बिजनेस को ही एक बड़ा बिजनेस मान लिया जाता है। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो बड़े बिजनेस हैं उनको लायबल कर दो GST के लिए। पॉइंट क्लियर है? तो उन स्टेट के लिए बड़े बिजनेस क्या है?
ये उन स्टेट के लिए एक बड़े बिजनेस कब बोला जाएगा, जब उनकी टर्नओवर 10 लाख को एक्सीड कर जाएगी। सेकंड पॉइंट, स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख बोथ गुड्स पर भी और सर्विस पर भी कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना। तेलंगाना और उत्तराखंड को छोड़ दो, बाकी ये 7 सिस्टर्स के वहीं आसपास ही पड़ते हैं ये सारे स्टेट्स, तो इनके लिए लिमिट्स कितनी है? 20 लाख। अब आपको रेफर तो एक बार करना पड़ेगा। देखो बाकी इसके अलावा जो जनरल स्टेट्स हैं उनको उनके लिए 40 और 20 है। बाकी मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा के लिए 10 लाख है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना के लिए 20 लाख है, चाहे गुड्स है चाहे सर्विस है। सो चलिए गाइस लास्ट पॉइंट समझते हैं। स्टेट जहां पर आपकी 20 लाख फॉर सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स एक्सक्लूसिव। अब इस एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, पहले इसको क्लियर करते हैं। सो गाइस यहां पर अब ध्यान से समझो, अगर मैं दिल्ली में मान लीजिए खाली लैपटॉप बेचता हूं, खाली मैं लैपटॉप बेचता हूं, और लैपटॉप कितने के बेचता हूं? 35 लाख का मेरा जो है पूरे ईयर का टर्नओवर रहता है। 35, कभी 30, कभी 35, कभी 30। तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है? मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स में ही डील करता हूं। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या कि मैं खाली एक्सक्लूसिवली लैपटॉप में ही डील करता हूं, तो उस केस में मेरी टर्नओवर 40 लाख रुपीस हो जाएगी। ठीक है, मान लीजिए मैं लैपटॉप तो बेचता हूँ 35 लाख के, लेकिन साथ में 1-2 लाख की ना मैं टैक्स प्रैक्टिस भी करता हूँ, टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ, और मतलब ऐसे ही टाइम पास के लिए कोई ऐसे चाचा ताऊ जी इधर उधर की रिटर्न वगैरह फाइल कर दी, कुछ कर दिया, 1-2 लाख रुपए की मैं टैक्स की प्रैक्टिस भी करता हूँ। यानी मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ, तो मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ और मैं गुड्स भी बेच रहा हूँ। कहने का मतलब मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स नहीं बेच रहा हूँ। मेरे लिए टर्नओवर की लिमिट क्या होगी बताओ? मेरे लिए टर्नओवर की लिमिट 20 लाख हो जाएगी, क्योंकि 40 लाख तभी होगी जब मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहा हूं, जब मैं एक्सक्लूसिवली ये लैपटॉप ही बेच रहा हूं, तब खाली 40 लाख की लिमिट है, वो भी इन स्टेट्स के लिए। ठीक है, तब खाली लिमिट है 40 लाख की अगर मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स बेच रहा हूं। लेकिन गुड्स के साथ अगर मैं 1 रुपए की सर्विस प्रोवाइड कर दी मैंने, तो मैं एक्सक्लूसिवली गुड्स में नहीं कवर होता, एंड वहां पर मेरे लिए लिमिट 20 लाख की हो जाती है। इस एक्सक्लूसिव का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, समझ गए आप? गुड्स के केस में एक्सक्लूसिव गुड्स होना चाहिए, तभी 40 लाख की लिमिट काउंट की जाएगी, अदरवाइज 20 लाख की लिमिट आपके ऊपर अप्लाई होगी। पॉइंट को क्लियर हुआ है आपको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, चलिए गाइस अब डिस्कस करते हैं वेयर एंड बाय व्हेन टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। सो मान लीजिए मेरी आज की डेट में, आज जो डेट है वो आप वो डेट मान लीजिए, आज की डेट में मेरी टर्नओवर एक्सीड कर जाती है 40 लाख को। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? आज की डेट में मेरी टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड कर जाती है, तो मुझे कितने दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? यहाँ पे लॉ ने क्लियरली लिखा हुआ है सेक्शन 22 एंड 24 के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। यानी मैं आज रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया, आज मेरी टर्नओवर एक्सीड हो गई, आज मैं लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए। सो आज से 30 डेज के अंदर अंदर मुझे रजिस्टर कराना पड़ेगा। और अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? जो इंडिया के बाहर का पर्सन है लेकिन इंडिया में आकर अपनी कॉन्सर्ट वगैरह कर रहा है, लाइक जस्टिन बीबर वगैरह आया, उसने कॉन्सर्ट किया इंडिया में, कोई परफॉर्मेंस दी, तो उस केस में वो क्या हो जाएगा? नॉन टैक्सेबल रेजिडेंट पर्सन। यहाँ पर टैक्स तो देगा ना, यहाँ पे सर्विस दी जा रही है, तो उस केस में उसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन सा होता है? जो कभी कभार टैक्स देता है। मतलब कभी कभार, जैसे ट्रेड फेयर लगा दिल्ली में, तो दिल्ली के ट्रेड फेयर में बाहर से काफ़ी सारे लोग जाते हैं, वो अपने स्टॉल लगाते हैं दिल्ली में, या फिर अलग अलग जगह पे हर स्टेट का एक स्पेसिफिक कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ वो होता है, सेलिब्रेशन होता है, तो वहाँ पर डिफरेंट स्टेट से, दूसरे स्टेट से बहुत सारे स्टॉल्स आते हैं, लोग अपनी चीज़ें बेचने आते हैं, तो वहाँ पे बेचने आ रहे हैं, तो उनको बोला था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वो रेगुलर टैक्सेबल तो पर्सन है नहीं, वो तो जब तक वो इवेंट है, वो इवेंट होगा उसके बाद में वो चले जाएंगे जहाँ पर वो लोकल बेचते हैं, वहाँ पर बेचेंगे जाके। सो उनको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सो ये जो पर्सन होते हैं, इनको एटलीस्ट 5 दिन पहले लेना पड़ता है, 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो अगर मान लीजिए आपका 10 जून से कोई ट्रेड फेयर लग रहा है किसी स्टेट में, सो 5 दिन पहले आपको लेना पड़ेगा, एटलीस्ट 5 days, मतलब 5 जून से पहले तक आपको ले लेना है रजिस्ट्रेशन। 5 जून के बाद आप नहीं ले पाओगे रजिस्ट्रेशन, इस पॉइंट का ध्यान रखना। उसके बाद पर्सन हु मेक अ सप्लाई फ्रॉम द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ये क्या होता है? लाइक जैसे ऑयल्स की जो वो होती है ना माइनिंग, ऑयल्स की माइनिंग कहाँ होती है? वो पोर्ट्स में, मतलब एक आइलैंड टाइप के होते हैं जो कि
समुद्र में होते हैं, इंडिया से बाहर इंडिया के टेरिटोरियल वाटर के अंदर वो होते हैं, वहां से वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो उनके लिए इन द कोस्टल स्टेट्स where the nearest point of the appropriate baseline is located। पहली बात तो कराना कहाँ पड़ेगा, ये भी क्वेश्चन आता है भाई, वो तो पानी में है, वो किसी स्टेट में थोड़ी है, वो ऐसा थोड़ी वो चेन्नई में है कि तमिलनाडु में किसी स्टेट में तो है नहीं, वो तो पानी में है। पानी का तो कोई स्टेट नहीं होगा, किस स्टेट में वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। सो उसका जो भी नियरेस्ट बेस लाइन होगी ना, उस स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, ये पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन, जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ उसके 30 days के अंदर अंदर उसको कराना पड़ेगा। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट गाइज हमारा पॉइंट आता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दोनों पॉइंट क्या होती हैं, ये कंसेप्ट क्या होता है। मान लीजिए आप महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर वेस्ट बंगाल का एग्जांपल लेते हैं। वेस्ट बंगाल में आप रहते हैं, जहां पे अगर आप एक्सक्लूसिव गुड्स की सप्लाई करते हैं 40 लाख है, और अगर आप सर्विस की करते हैं तो 20 लाख है। ओके जी, मेरी टर्नओवर तो भाई अभी खाली 12 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए है। वेस्ट बंगाल का मैं पर्सन हूं, मैं वहां पर बिजनेस करता हूं, 12 लाख रुपीज मेरी टर्नओवर है। आंसर दीजिए, क्या मैं रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं जीएसटी के अंदर? क्या मैं ले सकता हूं? और ले सकता हूं क्योंकि लायबल तो मैं नहीं हूं, टर्नओवर लिमिट तो मेरी एक्सीड नहीं हुई। क्या मैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? सो लॉ बिल्कुल हमको प्रोवाइड कर रहा है। हम पढ़ेंगे जब हम लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा ना नेक्स्ट सेशन में, वहां पर डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, वहां पर आपको सेलेक्ट करना होता है वॉलेंट्रीली रजिस्ट्रेशन, अगर आपकी टर्नओवर लिमिट एक्सीड नहीं करती है तो। देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं। पर्सन नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 22 या सेक्शन 24 मे गेट हिमसेल्फ वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। तो अगर मेरी 12 लाख की टर्नओवर है तब भी मैं वॉलेंट्रीली रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं। ओके जी, ये पॉइंट भी क्लियर है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यूआईएन नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज टू सम नोटिफाइड एजेंसीज। अब यूआईएन नंबर किसको इश्यू होता है मैं आपको बता देता हूं। जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इंडिया में आकर के रहती हैं, वो भी कुछ ना कुछ सर्विस लेती हैं, कुछ ना कुछ सर्विस देती हैं। लाइक फॉरेन एम्बेसीज जो होती हैं, फॉरेन एम्बेसीज होती हैं, सो उनको जो है ना जीएसटी नंबर नहीं दिया जाता, उनको क्या दिया जाता है, यूआईएन नंबर दिया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज टू सम नोटिफाइड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की कुछ एजेंसीज, multinational financial institutions and other organization, a UIN is issued। उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाता है क्योंकि वो भी कुछ सर्विस लेती हैं, कुछ सर्विसेज देती हैं, उनको यूआईएन नंबर दिया जाता है, जीएसटी नंबर नहीं दिया जाता है। और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में भी हम देखेंगे ये सारे पॉइंट्स, वहां पर आपका स्पेसिफिक एक कॉलम होता है यूआईएन नंबर का, उसको अगर आपने सेल किए तो उसका डेटा आपको वहां शो करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है गाइज इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? मान लीजिए आज मैं लायबल हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, और आज के विद इन 30 डेज मुझे अप्लाई करना है, मेरी ऑब्लिगेशन। अच्छा, क्वेश्चन यहां पर एक और आता है, अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ के आए 30 डेज के अंदर अप्लाई करना होता है, मैंने अप्लाई नहीं किया 30 डेज के अंदर, तो मेरे ऊपर पीनल प्रोविजंस लग सकते हैं, पेनल्टीज लगाई जा सकती है, डिपार्टमेंट मेरे को पेनलाइज कर सकता है क्योंकि मैंने जीएसटी के लॉ का कंप्लायंस नहीं किया। क्या मैं ये बोल सकता हूं मुझे तो पता ही नहीं था? ये भी तो बोल सकता हूँ मुझे तो पता ही नहीं था ये जीएसटी भी कोई चीज़ है इंडिया के अंदर, मेरे को तो पता ही नहीं था इंडिया में जीएसटी भी होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन भी लेना होता है। या फिर मुझे तो टर्नओवर लिमिट ही नहीं पता थी, मैं तो सोचा था 40 लाख है, तुमने बताया मेरे को आगे 20 लाख है, मेरे को तो पता ही नहीं था। तो देखिए एक्सक्यूज ऑफ लॉ, और कौन सा लॉ? इनलैंड लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। रेड बत्ती आपने क्रॉस कर दी और आप बोल रहे मेरे को तो पता ही नहीं था इसका चालान होता है, तो पता हो या ना हो बाय डिफॉल्ट लॉ ये मानता है कि जो इंडिया का लॉ है वो इंडिया के सारे सिटीजन्स पर अप्लाई होता है। आपको पता है नहीं पता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मर्डर करके ये थोड़ी बोलोगे मुझे ये थोड़ी पता था 302 लगती है, अब वो तो लगती है तो लगती है, ठीक है, लॉ है तो इफेक्टिव है, लॉ को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो चीज पता है या नहीं पता है, ठीक है। तो पेनल्टी के प्रोविजन लग जाएंगे अगर आपने 30 डेज के अंदर नहीं करवाया तो। ये भी क्वेश्चन आता है माइंड के अंदर। देखो एप्लीकेशन सबमिट, हाँ अब पॉइंट हम पढ़ रहे थे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा। आज मैं ऑब्लिगेशन थी मेरी आज, और विद इन 30 डेज के अंदर मैंने अप्लाई
कर दिया, ठीक है, विद इन 30 डेज के अंदर मैंने अप्लाई कर दिया, बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। सो इफेक्टिव डेट क्या होगी ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन? इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू। ये क्या बात हुई? कुछ बात ऐसे घुमा घुमा के बोल दी इसने, मैं समझाता हूँ क्या बात हुई। अगर मैं आज लायबल हुआ रजिस्ट्रेशन के लिए, अब मेरे को रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसका पूरा प्रोसेसिंग टाइम होता है। डिपार्टमेंट को मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करूंगा, जो कि अगले सेशन में समझेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट थोड़ा सा टाइम लेगा, कुछ रिप्लाई देगा, सो कॉज नोटिस देगा, उसका मैं रिप्लाई दूंगा, तो इसमें टाइम कुछ लगता है। तो लॉ बोल रहा है कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, पॉइंट को ध्यान से समझा, एप्लीकेशन अप्रूव हुई है ना, वो नहीं बोल रहा है यहाँ पर लॉ बोल रहा है विद इन 30 डेज के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर दी है जीएसटी के पोर्टल पे जा करके, तो आप रजिस्टर कब से माने जाओगे? आप माने जाओगे डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए आज जो है मैं जीएसटी के लिए लायबिलिटी आ गई मेरे ऊपर और मैं रजिस्ट्रेशन के लिए मेरी ऑब्लिगेशंस आ गई, तो मैं नेक्स्ट वीक जाकर के मैंने अप्लाई किया, यानी विद इन 30 डेज है, ठीक है। नेक्स्ट वीक जाकर के अप्लाई किया, मेरी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बता दो सर जी, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेरी क्या होगी? तो सर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपकी आज से ही मानी जाएगी। देखिए लेकिन एक हफ्ते बाद तो वो आज नहीं हुआ ना, एक हफ्ते बाद तो क्या होगा, वो डेट एक हफ्ते बाद अगर आप आओगे तो एक हफ्ते बाद आपके लिए वो वाली डेट हो जाएगी जिस दिन मैं लायबल था रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो वो इन्होंने यहां पर लिखा है, इफेक्टिव डेट इज द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जिस दिन आप लायबल हुए उस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। हाँ सर क्या बात कर रहे हो, हमने अप्लाई तो करा था एक हफ्ते बाद, तो हमको यानी प्रायर पीरियड से रजिस्टर मान लिया जाएगा? हाँ, आपको प्रायर पीरियड से रजिस्टर मान लिया जाएगा। तो क्या हम जिस दिन से लायबल हो गए उस दिन से कोई भी इनवॉइस इशू करेंगे तो क्या उस पर जीएसटी लगाएंगे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। इस एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते का टाइम लगा ना हमको अप्लाई करने के लिए, उसके बाद मान लीजिए आज हुआ, एक हफ्ते बाद अप्लाई किया, एक हफ्ते के टाइम के अंदर हमने कोई इनवॉइस इशू किया, क्या मुझे उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा? अभी तक तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी तक तो जीएसटी के लिए लायबल ही नहीं हूं ना, जीएसटी में रजिस्टर हूं। क्वेश्चन आता है कि क्या अब मुझे उस एक हफ्ते के अंदर जो मैंने इनवॉइस इशू किया मुझे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा? आंसर इज यस। अगर मैंने कोई इनवॉइस इशू करा बिना जीएसटी के तो मैंने वो लॉ का वायलेशन कर दिया, क्योंकि मैं लायबल कब से हो गया? एक हफ्ते पहले से मैं लायबल हो गया। लॉ ने बोल दिया आप एक हफ्ते पहले से लायबल हो चुके हो जीएसटी के लिए, तो आप जीएसटी आपको उस पर देना पड़ेगा। अगर आपने चार्ज नहीं किया तो उस इनवॉइस को कैंसिल करो और दोबारा इनवॉइस बनाओ, जीएसटी चार्ज करो, ठीक है। ये प्रैक्टिकल उसका सॉल्यूशन निकल के आता है। सेकंड पॉइंट कि आप 30 दिन के बाद करते हो। पहला पॉइंट तो हमने समझा जब आप 30 दिन के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देते हो। सेकंड पॉइंट जब आफ्टर 30 डेज कर रहे हो ऑफ एप्लीकेशन बिकमिंग लायबल टू रजिस्ट्रेशन, इफेक्टिव डेट ऑफ ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आप जब पढ़ते हो ना तभी समझ में आती हैं ये चीजें। अगर मैंने 30 दिन के बाद में अप्लाई किया, यहां पर लॉ ये नहीं बोल रहा है जिस दिन आप लायबल हुए ना तो उस दिन होगे, जिस दिन आपने अप्लाई किया ना तो उस दिन होगे, जिस दिन डिपार्टमेंट आपको अप्रूवल देगा, जिस दिन डिपार्टमेंट ने आपको अप्रूव करा उस दिन से आप लायबल होगे। यहां पर क्या लिखा है, इफेक्टिव डेट इज डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जिस दिन डिपार्टमेंट आपको अप्रूवल देगा उस दिन से आप जो है लायबल होगे। आप तो कहोगे ये तो मौज ही मौज आ गई, फिर तो हम 30 दिन के बाद अप्लाई करेंगे। लेकिन यहां तो मौज आ गई, लेकिन आपने जो वायलेशन किया है लॉ की वायलेशन के चलते आपके पास नोटिस आ सकता है कि भाई कोई बात नहीं, उसके बीच में जो भी इनवॉइसेज इशू करे हैं उनका पहले तो आपके ऊपर फाइन लगाया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना करवाने की पेनल्टी लगाई जाएगी और बहुत सारी तरह तरह की पेनल्टी लगाई जाएंगी जीएसटी के अंदर, ठीक है। तो ये मत समझो यहाँ पर मजे आ गए कि 30 दिन के बाद जब अप्लाई करेंगे। तो लॉ मेकर्स को एक डेट चाहिए थी, तो उन्होंने बोला 30 दिन के बाद अप्लाई करोगे तो वो डेट होगी जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा, ठीक है जी। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ पे। एंड गाइज अगला हमारा पॉइंट आता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन का। इसको यहाँ से मत पढ़ो क्योंकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है डीम्ड रजिस्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस होता है, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट्स वैसे भी चेंज। डीम्ड रजिस्ट्रेशन होता क्या, मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। देखो आपने एप्लीकेशन फाइल करी, जीएसटी में ना एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि लॉ मेकर्स जो हमारा डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक टाइम लिमिट आ गई। उनको भी एक टाइम स्टैम्प के अंदर जो अपना काम करना पड़ेगा। यही तो बहुत अच्छी चीज़ बनाई ना, यही तो अच्छी चीज़ है जीएसटी के अंदर। वैट के अंदर आपने एप्लीकेशन फाइल करी, 1 महीना लग रहा है, 2 महीने लग रहे हैं और डिपार्टमेंट वाला आ रहा है प्रॉपर ऑफिसर और वो
खर्चा पानी लेकर के जा रहा है, फिर जाके आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो रही है। जीएसटी में इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर बोलते हैं जीएसटी में, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑफिसर टर्म दी हुई है। सो प्रॉपर ऑफिसर की एक टाइम लिमिट डिफाइन कर दी कि भाई एक आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आई, आपको पहले 3 डेज हुआ करता था, 3 डेज के अंदर आपको मिल जाता था, अब उसको टाइम लिमिट को बढ़ा के 1 हफ्ता कर दिया, वैसे मैंने बता दिया आपको। सो 1 हफ्ते के अंदर अंदर 7 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, उस पर रिप्लाई करना है। अगर आप 7 डेज के अंदर उसके ऊपर कोई वो नहीं करते हो, कोई एक्शन नहीं लेते हो, तो उसको क्या मान लिया जाएगा कि वो एक डीम्ड अप्रूव्ड हो गई है, यानी ऑटोमेटेड सिस्टम है पूरा। 1 हफ्ते तक आपने ना तो उस पर टिक किया ना उस पर क्रॉस किया, सिस्टम अपने आप उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देगा 1 हफ्ते के बाद में। सो यानी डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक टाइम लिमिट आ गई, ये जीएसटी के अंदर अच्छा पॉइंट था। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है डीम्ड रजिस्ट्रेशन का। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे नहीं समझेंगे हम, ये पूरा प्रोसेस जो हम करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे, वो इन्होंने यहाँ पर थियोरेटिकल तरीके से यहाँ पर समझाया हुआ है कि कैसे वो प्रोसेस किया जाता है। गाइज रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं, अमेंडमेंट कैसे करनी होती है। देखिए 2 फील्ड्स होते हैं, एक होता है कोर फील्ड, एक होता है नॉन कोर फील्ड्स। कोर फील्ड और नॉन कोर फील्ड्स क्या होते हैं? कोर फील्ड में आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई आता है और आपकी जो पेन वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें आपके कोर एरियाज के अंदर आती हैं। सो अगर आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज करना है तो इन सब के लिए आपको कोर एरिया में अमेंडमेंट करनी पड़ती है। एक होता है कोर एरिया, एक होता है नॉन कोर फील्ड्स, नॉन कोर फील्ड्स। और आपको मजे की बात बताऊं, कोर एरिया जो होता है ना, कोर एरिया में खाली जो प्रॉपर ऑफिसर है, मैं अब ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ये आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। कोर एरिया को खाली जो प्रॉपर ऑफिसर है वो चेक करते हैं, क्योंकि कोर एरियाज जो होते हैं वो थोड़े से हाईली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको वो चेक करते हैं कि वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है गड़बड़ कुछ कर रहे हैं, कुछ अमेंड करके कोई नई चीज़ कर रहे हैं, वो वहाँ पर खाली आपका ऑफिसर चेक करता है। नॉन कोर फील्ड जो होते हैं वो सिस्टम ऑटोमेटिकली आधे से 1 घंटे में अपडेट करता है। आपको मोबाइल नंबर, मेल आईडी अपडेट करना है, नॉन कोर फील्ड में जाकर के उसको अपडेट कर दो। आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज करना है, एडिशनल प्लेस ऑफ सप्लाई डालना है, वो आप कोर एरिया में डालो, और कोर एरिया वाला जो है आपका ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा, डॉक्यूमेंट पूरे डालोगे तभी उसको अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो कोर एरिया इंपॉर्टेंट होता है। नॉन कोर एरिया सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है आपका अप्रूव कर देता है 1 से 2 घंटे के अंदर। ये होता है हमारा, इस तरीके से अमेंडमेंट होती है रजिस्ट्रेशन में। अमेंडमेंट किन किन चीज़ों में आप कर सकते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। तो देखिए अमेंडमेंट आप अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज कर सकते हो, आप एडिशनल प्लेस जो है वो वहाँ पर ऐड कर सकते हो। ट्रेड नेम एक होता है, ट्रेड नेम, तो आप ट्रेड नेम भी चेंज कर सकते हो। ट्रेड नेम जो होता है ना बिजनेस का नेम, वो भी आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ता है कि आप बिजनेस का नेम क्यों चेंज करना चाहते हो। लीगल नेम आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपना पैन नंबर चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप चेंज कर ही नहीं सकते किसी भी सिचुएशन में। कुछ चीज़ें कोर एरियाज में आती हैं, फिर कुछ चीज़ें नॉन कोर एरियाज में आती हैं। सो ये सारे गाइस हमारे पॉइंट थे। कैंसिलेशन वाला पॉइंट हम यहाँ नहीं समझेंगे, कैंसिलेशन का प्रोसेस हमने एक सेपरेट वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है, कैसे आपको उसकी एप्लीकेशन मूव करनी होती है, कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है, कैसे अप्रूवल होता है, और पूरा प्रोसेस हमने अपनी सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या होता है गाइस, ये नोट्स आपको नीचे मैं रिसोर्सेज के अंदर दे दूंगा। आज हमने कवर किया बेसिकली क्या, जीएसटी के जो बेसिक्स होते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेसिक्स होते हैं, किस सिचुएशन में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, किस सिचुएशन में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, उसका हमने एक प्रैक्टिकल एनालिसिस आपको मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाया। होप सो आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले सेशन में, लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा कैसे आपको लाइव जो है अप्लाई करना है, किसके लिए, जीएसटी के लिए। गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।